हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस और ग्लूकोमा दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बात करें जीपेट या नाइपर की, इससे वन वर्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। मास्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसा नाम से पता चल रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी खुद की एंटीबॉडीज खुद के अगेंस्ट ही काम करने लगती हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग से वन बाय वन। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, मास्थेनिया ग्रेविस, माय का मतलब हुआ मसल, एस्थेनिया का मतलब हुआ वीकनेस और ग्रेविस का मतलब हुआ सीवियर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सीवियर मसल वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा लेवल तक की मसल वीकनेस होती है। और वो मसल हमारी कौन सी होती है, वॉलंटरी, यानी कि वो मसल जो हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए थी वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। बात करें इसकी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगती है। करेक्टराइज बाय, यानी इसके सिम्टम क्या है, एक्सक्लूसिव सिम्टम क्या है, मसल वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी। मेन तो इसका यही है, एक तो मसल के अंदर वीकनेस होगी, दूसरा वीकनेस है तो फटीगेबिलिटी, हमेशा थकान हमारी बॉडी के अंदर रहेगी। डेफिनेशन की बात करें सो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द मायोन्यूरल जंक्शन बाय वेरिंग डिग्री ऑफ वीकनेस। देखो क्या कह रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये आपको पहले क्लियर होगा। दूसरी बात इसने क्या कही, ये कहाँ अफेक्ट करता है, मायोन्यूरल जंक्शन। मायोन्यूरल, मायो मतलब मसल और न्यूरो मतलब नर्व, तो नर्व और मसल के बीच के जो जंक्शन होता है उसे अफेक्ट करता है। जैसे आपको जो हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, जब हमने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है जिससे ट्रांसमीटर जब रिलीज होता है तो रिलीज होकर वो कहाँ एक्ट करता है, वो एक्ट करता है आपके इफेक्टर सेल पे, और वो आपका इफेक्टर सेल यहाँ पे क्या है, मसल। तो जैसे ही यहाँ पे यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जरूरी है, और वो हमारा कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक, दैट इज कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ इस जंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है बाय वेरिंग डिग्री ऑफ वीकनेस, यानी कि जो वीकनेस होती है वो अलग अलग डिग्री की होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, अलग अलग डिग्री की होती है मसल वीकनेस। ठीक है, और जनरल कौन सी होती है, वॉलंटरी मसल को ये अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए थी वही हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ब्लॉक निकोटिनिक रिसेप्टर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा जब, तो एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा हमारी इफेक्टर सेल पे, लेकिन किसके साथ, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, एक तो मस्करनिक रिसेप्टर, दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस होती है, निकोटिनिक। निकोटिनिक के भी दो टाइप थे, एन टाइप और एम टाइप। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियोस में जाकर जरूर देखें, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा एम टाइप रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसे ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। अब करना किसने था ऑक्यूपाई, एसिटाइल कोलिन ने, लेकिन एसिटाइल कोलिन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगी हमारी एंटीबॉडीज, जो सर्कुलेटिंग बॉडीज है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग है, तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी। तो जो एसिटाइल कोलिन है, अब उसको बाइंड होने के लिए जगह या तो बिल्कुल ही नहीं बचेगी या बहुत कम बचेगी। जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा जिसके साथ उसे बाइंड होना था, क्योंकि वहाँ पे कोई और एंटीबॉडी आके बाइंड हो गई, तो जो एसिटाइल कोलिन का मसल के ऊपर इफेक्ट आना था, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, वो नहीं आ पाएगा, जिस वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस होती है। आगे बात करते हैं इसके अंदर, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ब्लॉक निकोटिनिक रिसेप्टर। क्लियर है यहाँ तक, कौन सा रिसेप्टर, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन को बाइंड होना था, एट जंक्शन, इस जंक्शन पे, एंड इनहिबिट एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसका जो एक्साइटेटरी एक्शन था मसल के ऊपर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, वो ये नहीं होने देगा। ठीक है, इसके कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं, आइडियोपैथिक एंड ऑटो इम्यूनिटी। जैसे मैंने अभी बताया, ऑटो एंटीबॉडीज, जो आपके एंटीबॉडीज हैं ये हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगी। थाइमस ट्यूमर, थाइमस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, थाइमस क्या, हमारी एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। होती कहाँ है थाइमस, हमारे लंग्स के बीच में सिचुएटेड होती है। जैसे 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 एज बढ़ती है हमारी, उस टाइम पे वैसे ये क्या होती है, डीजनरेट करने लगती है। पीक पे कब होती है, पीक पे होती है आपके प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, धीरे 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 ग्रो करती है आपकी प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के बाद धीरे 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 डीजनरेट करने लगती है। तो आपकी प्यूबर्टी के टाइम पे अपने पीक लेवल पे होती है, उस टाइम पे पीक इसका इफेक्ट आता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर किसी को थाइमस का ट्यूमर है, यानी कि थाइमस का साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए थाइमस के, तो क्या करेगा, हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादा एंटीबॉडीज रिलीज होंगी, ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेंगी। फिर वही आया, एसिटाइल कोलिन के लिए जगह बची नहीं, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस डिजीज को हेल्प करेगा। इंसिडेंस की बात कर लेते हैं, 14 आउट ऑफ 1 लाख, इतना रेयर केस है, यानी कि 1 लाख में से केवल 14 लोगों को ये होता है, इतना रेयर केस है ये भी डेटा कहाँ का, यूएस का ये डेटा है, यूनाइटेड स्टेट से ये डेटा लिया गया है, इंडिया में बहुत रेयर है, इतना कॉमन है नहीं यहाँ पे ये। अफेक्ट एनी एज, किसी भी एज को अफेक्ट करता है, बच्चे से लेकर अडल्ट से लेकर बूढ़ों से लेकर किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर और उसकी ऑक्यूपेंसी, रिसेप्टर की ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है। मेल के अंदर जनरली देखा गया है 50 to 60 के एज में स्टार्ट होता है, जबकि वुमेन के अंदर ये 20 to 30 के एज में स्टार्ट होता है।
अगर बात करें इसकी पैथोलॉजी की या मैकेनिज्म की कि कैसे कैसे काम करता है, तो सबसे पहले देखो डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कोई भी ऐसी डिजीज हमारी बॉडी में होगी जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, हमारे खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लगी, एंटीबॉडीज बनी, क्या करेंगी, अटैक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो जैसे मैंने अभी बताया था निकोटिनिक जो हमारा रिसेप्टर था उस पर जाके अटैक करेंगी, एंटीबॉडीज जाके अटैक कर गई, इंपेयर एसिटाइल रिसेप्टर बाइंडिंग, यानी कि एसिटाइल कोलिन को जिन रिसेप्टर पे बाइंड होना था उन रिसेप्टर पे अब कौन आ गया है, वहां पे आ गई एंटीबॉडीज। तो एसिटाइल कोलिन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बनना था, जो कनेक्शन बनना था वो बना नहीं, वो इंपेयर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन मसल वीकनेस। अब वो फंक्शन आएगा नहीं एसिटाइल कोलिन का मसल पे, तो इस वजह से क्या होगा, मसल वीक हो जाएंगे हमारी। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो मेन है वो हमारा, जैसे मैंने स्टार मार्क किया, फटैगेबिलिटी, थकान का महसूस होना, पटोसिस। पटोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आई बॉल है, आई बॉल की मूवमेंट और इसके ऊपर जो हमारी आई लीड है, इसका हमारा जो इस पर से कंट्रोल हट जाता है। देखो जनरली होता क्या है, ये आपकी आई बॉल या आई लेंस है, इसको अलग अलग मसल ने झगड़ा हुआ, जो अब मैंने ब्लू कलर से देखा ये मसल है, क्योंकि हमारी मसल ही तो वीक हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी आई बॉल के ऊपर या हमारी जो लीड है, उसके आई की लीड है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि मसल के अंदर वीकनेस आ गई। तो आंखें हमारी पूरी तरीके से खुली नहीं रह सकती, तो आंख हमारी आधी बंद रहती है, हम चाहे कितना ही खोलना चाहे। साइड में आपको इमेज इसकी दिख रही होगी कि कैसा सिम्टम आता है के ऊपर इसका, वहां से आप समझ सकते हैं कि आंख पूरी तरीके से नहीं खुलती है। तो एक होगा हमारा प्टोसिस। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट डिप्लोपा। डिप्लोपा मतलब डबल विजन, डबल दिखाई देना स्टार्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि मसल की फिटेबिलिटी है, मसल अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो विजन को एकोमोडेट नहीं कर पा रही आई के, तो इस वजह से क्या होगा, डबल विजन। बाकी इसके अलग अलग और भी हैं। डायजरथेरिया, डायजरथेरिया मतलब कि आपकी स्पीच के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्पीच के अंदर भी पूरा आपका मसल का ही रोल होता है, लैरिंग्स की जो मसल होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब मसल वीकनेस हो रही है तो वो वीक मसल भी आपकी वीक होंगी जो आपकी स्पीच में इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी। दूसरा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है फूड को स्वेलो करने में प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मसल का एक अच्छा खासा रोल होता है, तो वहाँ भी मसल वीक हुई तो आपको फूड स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसकी पहचान क्या है। तो एक्सक्लूसिव जो पहचान इसकी वो है एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम इंजेक्ट किया जाता है 2 mg। तो जैसे ही आपने किसी पेशेंट के अंदर जिसके पास ये सारे सिम्टम्स थे मिस्थेनिया ग्रेविस के, आप उसकी बॉडी में पहले क्या करोगे, एड्रोफोनियम 2 mg इंजेक्ट करके देखोगे। फिर उसके हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद आप देखोगे कि उसे इन सिम्टम से छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये सिम्टम उसके रिजोल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था, हमने एड्रोफोनियम दिया, उसके बाद ही उसके अंदर अच्छे सिम्टम्स आए, उसके जो सिम्टम्स है डिजीज के वो कंप्लीट खत्म होने स्टार्ट हुए, तो इसका मतलब था कि उसे मिस्थेनिया ग्रेविस हो सकती है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या, ब्लड एनालिसिस। ब्लड एनालिसिस भी करते हैं हम इसके अंदर, जैसे इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड हुई नहीं, तो ऐसे ही ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग घूम रही है वो, तो इसमें क्या होगा, इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखाएगा, क्योंकि उसे रिसेप्टर से बाइंड हुआ ना था, वो हुई नहीं। तो फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। या फिर एंटी मस्क मतलब मसल स्पेसिफिक काइनेज, इसका लेवल भी आपका बढ़ जाता है। दूसरा है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या की जाती है कि मसल्स को करंट दिया जाता है, ठीक है, करंट से ये एक्टिविटी चेक की जाती है, क्या वो आपके कंट्रोल में फिर भी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या थोड़ी बहुत उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई या नहीं हुई। तो इससे भी क्या पता चलता है हमें, ये भी क्या हमारा डायग्नोसिस होता है किसका, माइस्थेनिया ग्रेविस का। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसे ट्रीट कैसे किया जाए। तो इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है नहीं, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला है फार्माकोलॉजिकल, वही यानी कि ड्रग देकर ट्रीटमेंट करें। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल। अगर हम बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल की, नॉन फार्माकोलॉजिकल में इसका एक ही तरीका है, वो आपका सर्जरी। बाकी भी हैं, दूसरे भी हैं आपका डेली लाइफ के अंदर, जैसे आप चेंज कर सकते हो अपनी हेल्थ, जो आपका रूटीन है उसके अंदर, यानी कि कम से कम चीविंग फूड आप लो, वो फूड जो आपको चीव करने में कम मेहनत लगे उसको आप यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि मसल का सारा इसके अंदर खेल और हमारी मसल ही वीक है। ठीक है, दूसरा इसमें बताया सर्जरी, जैसे थाइमक्टोमी, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है जिसका मैंने रोल बताया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा इम्यून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था और एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो अगर हम थाइमस ग्लैंड को ही बॉडी से रिमूव कर देंगे तो अब हमारा जो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर रहा था वो कुछ हद तक सप्रेस हो सकता है। दूसरा फार्माकोलॉजिकल ड्रग से ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके भी दो तरीके हैं। इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग देंगे, यानी कि वो ड्रग जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, उसे कमजोर बनाती है, तो ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना हो पाए। इसके एग्जांपल आपके प्रेडनिसोन और दूसरा आपका एजाथायोपिन। इसको आप 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी में आगे जाके पढ़ते हो, इम्यूनोस्प्रेसिंग एजेंट। डिटेल में इसके बारे में वहां हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के साथ। दूसरा एंटीकोलिनस्ट्रिएज। एंटीकोलिनस्ट्रिएज के बारे में मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था। एंटीकोलिनस्ट्रिएज कौन सी एंजाइम होते हैं। सबसे पहले तो कोलिनस्ट्रिएज क्या होता है। कोलिनस्ट्रिएज क्या करता है, एसिटाइल
एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कराता है। और अगर हम एंटी कोलिनेस्टरेज दे देंगे तो यानी कि कोलिनेस्टरेज को के एंटी काम करेगा, यानी एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इसने बढ़ाए रखा। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा रहेगा तो यहाँ पे देयर आर चांसेस कि अगर कम रिसेप्टर भी बचे हैं जिनको एंटीबॉडी ने ऑक्यूपाई नहीं किया था, एटलीस्ट वहां पे तो जाके बाइंड हो, ज्यादा ना सही कुछ कम तो ये अपना एक्शन शो करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी कोलिनेस्टरेज देते हैं इसमें। वो कौन कौन सी आपकी स्टिग्मिन्स होती हैं सारी, आइदर इट इज नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन और हाइड्रोफोनियम। हाइड्रोफोनियम को तो हमने डायग्नोसिस के अंदर यूज ही किया था, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोफोनियम को इसे प्रेफर किया जाता है इसके अंदर। तो ये थी हमारी मिस्थेनिया, ये मिस्थेनिया ग्रेविस जो कि बहुत ही रेयर डिजीज है लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स में इसे और ग्लूकोमा को पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्यूरी या डाउट के लिए आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।